प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है यूपीएससी जीएस पेपर 3 में जो सवाल पूछे गए हैं, जीएस पेपर 3 में जो सवाल पूछे गए हैं उसका एक क्विक एनालिसिस करते हैं। एकदम जल्दी से देखते हैं कौन से सवाल पूछे गए हैं और आपको आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, जो पहला सवाल पूछा गया है वो है जीडीपी आकलन के बारे में है, यानी कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2015 के पूर्व तथा 2015 के पश्चात जो परिकलन विधि था उसमें अंतर कीजिए, की व्याख्या कीजिए। भाई क्वेश्चन में बस सिंपल ये कह रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया था, जीडीपी मापन के तरीकों में बदलाव लाया था। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, उन्होंने क्या किया, 2015 में जीडीपी का जो मेजरमेंट होता है, मापन होता है, उसका जो तरीकों में परिवर्तन लाया था। क्या परिवर्तन लाया था उन्होंने? दो परिवर्तन तो बहुत सारे किए थे, लेकिन जो दो मुख्य परिवर्तन था उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक तो उन्होंने परिवर्तन किया था, इसके बेस ईयर में बदलाव लाया था। एक तो उन्होंने बेस ईयर में बदलाव लाया था, और जो दूसरा प्रमुख था उसका MCA21। MCA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखिए, भारत में जो कॉर्पोरेट मंत्रालय है वो इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये है क्या, तो भारत में जितनी भी कंपनी होती है उसका जो ऑफिशियल डाटा है वो इसमें संरक्षित रहता है, MCA21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। तो उन्होंने क्या किया था कि जीडीपी के मापन में बदलाव लाया। क्या बदलाव लाया था कि तो पहले का जो डाटा था, जो बेस ईयर था, उसमें वो बेस ईयर था 2005 और 2006, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, बेस ईयर बदल दिया। बेस ईयर बदल के अब क्या कर दिया है, अब जीडीपी के मापन का जो बेस ईयर है वर्तमान में वो है 2011 और 12 है। तो एक बदलाव उन्होंने ये किया था और दूसरा ये MCA21 में किया था। यही आपको उत्तर में लिखना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो आपको, ये आसान सवाल है। देखिए, पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, तो जो पूंजी बजट है और रेवेन्यू बजट, ये आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी में इसको पढ़ा होगा। ये सिंपल सवाल है, ये आप आराम से बन जाएगा आपको, ठीक है। जो तीसरा सवाल है वो है लैंड रिफॉर्म का है। देखिए, लैंड रिफॉर्म आपको बहुत जगह पढ़ने के लिए है। जो लैंड रिफॉर्म का ये टॉपिक है, ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, जब भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ था, आपने सुना होगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, ठीक है। चूँकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, और भारत में अधिकांश आबादी ऐसी थी जिनके पास जो है भूमि की टुकड़ा यानी ज़मीन जो है बहुत कम था। इन्होंने इसलिए विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। तो जब कुछ लोगों ने अपना ज़मीन दान किया था, बट अधिकांश लोगों ने नहीं भी किया, तो भारत सरकार ने बाद में भूमि सुधार, ये जो लैंड रिफॉर्म है, ये आंदोलन लैंड रिफॉर्म जो है अलग अलग अधिनियम के द्वारा, अलग अलग एक्ट के द्वारा लाया था। इसमें हाँ, तो इस कानून के द्वारा जो है, इस प्रश्न में आपको यही लिखना है कि भूमि सुधार ने जो है यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में किस प्रकार से सहायता की, उसको स्पष्ट करना है। तो आपको जो जितने भी लैंड रिफॉर्म हुए हैं और उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है वो लिखना है, यहाँ के लोकल लोगों तक, आम जनता पर क्या इसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जो देखिए, चौथा एक क्वेश्चन है कि भारत में जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक है। देखिए, ये जो माइक्रो इरिगेशन का ये जो टॉपिक है, ये आप कुरुक्षेत्रा में पढ़ सकते हैं। बहुत बार जब आप योजना प्रत्येक दिन यानी प्रत्येक महीना जो है, कम से कम एक योजना का मैगजीन, एक कुरुक्षेत्रा जो मैगजीन आता है इसको जरूर पढ़िए। ये जो कुरुक्षेत्र का मैगजीन आता है, इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, how and to what extent would macro irrigation help in solving India's water crisis। ये क्वेश्चन इससे पहले भी यूपीएससी जीएस पेपर में पूछा जा चुका है, और ये टॉपिक जो है बार बार आता है आपको कुरुक्षेत्रा वाला मैगजीन में। तो आप इसको पढ़िएगा, ये बहुत आसान सवाल है जल संकट के समाधान के लिए। आप देखते हुए 7th क्लास के एनसीईआरटी में भी एक स्प्रिंकल सिस्टम रहता है, जिसमें जो है जनरली जो हम पौधे का सिंचाई किया जाता है तो पूरे ज़मीन भूमि में जो है पानी दिया जाता है। बट मैक्रो इरिगेशन का कंसेप्ट यही है कि जो कोई भी मान लीजिए पौधा है, ठीक है, जो पौधे की जड़ों में पानी देना, ठीक है, उसका कंसेप्ट ये है। चलिए आगे का जो सवाल, ये सवाल ऊपर वाला बहुत सिंपल था, जल संकट का समाधान वाला। जो ये बहुत न्यूज़ में सवाल रहा है, जो S-400 का था, S-400 हवाई रक्षा प्रणाली। देखिए, S-400 का महत्व आपको ये लिखना था कि ये किस रूप में, जो अन्य तकनीक है वर्तमान के दौर में, उससे सर्वश्रेष्ठ है। S-400 का महत्व अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि S-400 मिसाइल को चीन ने भी खरीदा है। भारत ने तो लिया ही लिया है, भारत से पहले ही चीन ने जो है इसको खरीदा है चाइना के द्वारा। उसके बाद जो तुर्की है, तुर्की ने भी इसको खरीदा है टर्की के द्वारा, टर्की एंड चाइना। तो S-400 मिसाइल, और इस S-400 मिसाइल के कारण जो है अमेरिका ने
तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की जो है धमकी दिया था। इसके अलावा भारत ने भी जो S-400 का मिसाइल लिया है वो अमेरिका से परमिशन लेने के बाद, अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया था लेकिन भारत सरकार उसके दबाव में नहीं आई और जो है भारत ने S-400 मिसाइल लिया। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आया ही आया। एक जो अगला सवाल देखते हैं, COP26 पर पूछ रहा है कि ग्लासगो में जो COP26 का सम्मेलन हुआ था उसमें हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए, और ISA का विचार ये पहली बार कब दिया गया था। ये भी आसान सवाल है, COP26 का जो समय, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। ये जो है बाउंसर सवाल है। देखिए हर एक साल जब UPSC का पेपर एग्जाम होता है, हर एक साल कुछ ना कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो एक या दो सवाल ऐसे होते हैं जो आपके थोड़ा बाहर रहता है, आउट ऑफ रेंज रहता है। आउट ऑफ रेंज का मतलब ये हो गया जो आपने पढ़ा नहीं होगा बट थोड़ा बहुत आप कुछ भी लिख के चले आइए, तो आप मान लीजिए मान लीजिए 4 अंक तो मिल ही जाएगा कम से कम, क्योंकि आधा क्वेश्चन इसमें आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। फिर कह रहा है कि 2005 के अद्यतन से यह किस प्रकार भिन्न है। इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़िए इसको। क्या है, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जो WHO का है, ये जनरली आपको जो भारत में, ये जनरली बहुत कम बच्चे पढ़े होंगे बट ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये आपने पढ़ा होगा, चूँकि भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था 2018 में जो लॉन्च किया था। आपको यही इसका उत्तर लिखना था। ठीक है, चलिए आगे के सवाल देखते हैं। एक बहुत ये टॉपिक जो है संभावना थी इसके आने की, और देखिए आया भी कि भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। क्या कह रहा है कि वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड्स, गिव एग्जांपल्स इंक्लूड द साइलेंट फेलियर्स ऑफ मेजर डिजास्टर्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। लास्ट अब इसमें शब्दों में क्या देखिए, लास्ट 3 डिकेड यानी पिछले 30 सालों से, यानी पिछले 30 वर्षों में जो भी एग्जाम्पल्स है वो अर्थक्वेक का डाल दीजिए। आपको पता ही होगा कि भारत का जो अर्थक्वेक का जोन है वो 5 भागों में बांटा गया है। सिस्मिक जोन जो है 1, 2, 3, 4, 5। भारत के भूकंप जोन को जो है पूरे 5 भागों में बांटा गया है। जो सबसे अधिक जो भूकंप प्रोन एरियाज है, जो यहीं भूकंप से संभावित अधिक खतरनाक जिसको एरिया बोला जाता है, वो जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है, और जम्मू का नॉर्थ ईस्ट है आपको, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर भूकंप आने की अधिक संभावना रहती है। देखिए सवाल आया ही आया, आगे देखते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है। चर्चा कीजिए किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपाय को विस्तार से समझाइए। क्या कह रहा है कि हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग, एलिबरेट मेजर्स प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बोथ एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। देखिए जो आपने सुना होगा कि हवाला का भारत में कारोबार खूब बड़े पैमाने पर चलता है। ठीक है, जो हवाला का कारोबार चलता है ये भी मनी लॉन्ड्रिंग ही है। ठीक है, ये भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग है। जो हवाला का कारोबार चलता है ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का भाग है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सवाल है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने तरीके से किया है। और साइबर सुरक्षा, देखिए साइबर सुरक्षा पे सवाल आना ही आना था, ये भी बहुत बार चर्चा में रहा है। आप देखिए हाल फिलहाल में जो है, कल ही हमने अपने एक न्यूज़ में चर्चा किया था बुल्ली बाई ऐप, इससे पहले आया था सुल्ली बाई, जो देखिए सुल्ली बाई का जो मामला था, देखिए वो बार बार न्यूज में आया है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में सीमा पर साइबर हमला और इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपाय की चर्चा कीजिए। आप देखिए साइबर हमला, एक बार भारत में कोयला का संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, अब वर्तमान में ऐसे तकनीक डेवलप हो चुके हैं कि साइबर हमलों के सहारे किसी का जो बिजली का सिस्टम है, साइबर हमलों के सहारे जो किसी का इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसको जो है बंद किया जा सकता है। ठीक है, किसी का जो तकनीक के सहारे जो है, किसी का जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, एक साइबर हमला के सहारे जो है देश की सुरक्षा तंत्र को तहस नहस किया जा सकता है।
तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। एक जो न्यूज़ में ये सवाल आया है बार बार, जो भी आकार का पुनरुत्थान है, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में भी आकार के पुनरुत्थान अनुभव किया है? आप देखते होंगे कि आपने जब इकोनॉमिक सर्वे पिछली बार का पढ़े होंगे, ठीक है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे में ये सवाल आया हुआ था, ये जो है टॉपिक बहुत बड़े पैमाने पर दिया हुआ था, जो भी आकार का रिकवरी है। आपको पता होगा जो कोविड-19 का दौर था, तो कोरोना के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से डाउनफॉल हो गया था। जो फर्स्ट 3 क्वार्टर था कोरोना काल का, उसमें लगभग 21.8% जो है जीडीपी में गिरावट हुआ था। उसका जो प्रथम तिमाही था, जो फर्स्ट क्वार्टर था प्रथम तिमाही, उसमें जो है वो 21.8% की गिरावट आया था जीडीपी में। और उसका जो भी आकार का रिकवरी मतलब ये होता है, देखिए इस शेप को ध्यान से देखिए, भी और ऐसे, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डीप डाउन तो इस पॉइंट से यहाँ तक हुआ, ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर की ओर गया, इसे भी आकार की रिकवरी कहते हैं। यह इकोनॉमिक सर्वे में आया हुआ था, ठीक है। तो प्रत्येक साल जो है इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर पढ़िए। एक और सवाल देखिए, ये आपके सिलेबस में था, जो तीव्रतर और समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारित अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। क्या है? इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर मोर रैपिड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। आप अब देखिए इसमें भारत सरकार के द्वारा, क्वेश्चन को देखिए कि भारत सरकार के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर जो एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जैसे गोरखपुर में, या जो चतुर्भुज परियोजना है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये इसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की ये बात कर रहा है। आपको अधिक से अधिक, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि आप अधिक से अधिक उदाहरण इंक्लूड करो। एक कॉपी तो जो आपका कॉपी होना चाहिए, आपका जो एक कॉपी होना चाहिए वो एग्जाम्पल्स का होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी तीव्रता और समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है भारत में, जैसे मेट्रो हो गया या एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डा हो गया, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है भारत सरकार ने अब तक क्या क्या काम किए हैं। आप एक मैप के सहारे एक मैप बनाएंगे भारत का, ठीक है, आप एक मैप के सहारे दिखा देंगे कैसे जो है भारत को कनेक्ट किया जा रहा है चारों तरफ से, ठीक है। आसान सवाल है ये। अब ये देखिए, ये सवाल एग्जाम यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। कौन सा सवाल है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में उपभोक्ता कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है, ठीक है। तो आप ये देखिए, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, जो फूड प्रोसेसिंग का है। खाद्य वाला एक अलग से टॉपिक है जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमिक्स में, उसमें दिया हुआ है। ये पहले भी यूपीएससी मेंस में आ चुका है सवाल, ठीक है। तो ये भी आसान सवाल है। एक सवाल, अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि फसल विविधता के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप प्रत्येक महीना कुरुक्षेत्रा का मैगजीन लीजिए, ज़रूर लीजिए। अब देखिए ये चीज़ आपको यहीं से कवर हो जाएंगी। फसल विविधता के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ, जो टेक्नोलॉजिकल है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये आसान सवाल है। देखिए एक और क्वेश्चन जो है कि अनुपयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध का विकास संबंधी उपलब्धियाँ क्या है? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के लिए किस प्रकार सहायक है, ठीक है। अनुपयुक्त बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आसान सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है आगे वाला सवाल एक बाउंसर सवाल है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि जीएस पेपर 3 में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, 1 या 2, जो बाउंसर होते हैं। मतलब आपने उस चीज़ के बारे में सुना तो होगा, लेकिन ठीक से आप पेपर की तैयारी कोई तैयार करके नहीं जाता है जनरली। अब देखिए ये सवाल क्या है 2014 में। अब देखिए सवाल ये है 2022, और उन्होंने क्या सवाल क्या पूछा है? 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी अमानो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली लेड के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? और इंग्लिश में इसको पढ़ देते हैं कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑफ 2014 was jointly awarded to Akasaki Amano Nakamura for the invention of blue lights in 1990. How has this invention impacted the everyday life of human beings? देखिए ये एक बाउंसर सवाल है, ठीक है। जनवरी 2022 में जो बच्चा परीक्षा देने जा रहा है उसको तैयार करके संभावना बहुत कम है कि कोई गया होगा, ठीक है। तो एक अगर आप देखिए 20 सवाल है, 20 क्वेश्चन में अगर आप एक छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके बाकी के जो 19 सवाल हैं अगर आपके अच्छे गए हो, बाकी के अगर 19 सवाल आपके अच्छे गए हो, तो आपका 100% जो है यूपीएससी में रैंक आना तय है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल तो आसान सवाल है, ये एग्जाम में ये जो है न्यूज़ में था। COP26 है, जो पहले भी इससे सवाल आप देख चुके हैं। ये जो है यूनाइटेड नेशंस का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये कह रहा है कि जो 26th सेशन था COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, जो UNFCCC का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, उसका क्या परिणाम रहा है उसको लिखना है। ये आसान सवाल है, आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए भूस्खलन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आना ही था। अब ये देखिए भूस्खलन इंपॉर्टेंट क्यों, बार बार ये जो है भूस्खलन यानी जो लैंडस्लाइड है ये बार बार न्यूज में रहा है। आप देखते होंगे कुछ दिनों पहले ही आपने ये देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में जो है बड़े पैमाने पर, जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, बहुत सारे लोग जो है इसके शिकार हुए थे। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र से पत्थर का अचानक से गिर जाना, ठीक है। मान लीजिए कि ये पहाड़ का क्षेत्र है, यहाँ से कुछ पहाड़ का टुकड़ा है जो है, देखिए सिंबल बना दिया है, यहाँ से गिर जाता है। ये जो है सड़क है, यहाँ से कोई आदमी यहाँ से ट्रेवल कर रहा है और ये पत्थर का टुकड़ा इस व्यक्ति पे गिर जाएगा, समझिए वो जिंदा तो बिल्कुल नहीं बचेगा। भूस्खलन का मतलब ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ी चट्टानें जो होती है टूट कर जब सड़कों पर गिरती है, इसी को भूस्खलन कहते हैं। और ये जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है और जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यानी यूके का मतलब हो गया उत्तराखंड, जो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र है, इस बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। आपने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ये न्यूज़ में बहुत बार आया था, इसलिए ये क्वेश्चन देखिए सीधा सीधा एग्जाम पूछ दिया, आसान सवाल है। आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं, वो है देखिए आंतरिक सुरक्षा पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारक, इंग्लिश में पढ़िए देखिए, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, आल्सो डिस्कस मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कम्बैट दिस थ्रेट्स। यानी भारत में जो बाह्य राज्य हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अब देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या होता है, सवाल पूछा है कि आपको गैर राज्य कारक यानी नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या होता है। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है भारत में कोई भी एक ऐसी संस्था जो भारत में आम जनता को प्रभावित करती है, ठीक है, भारत की जो सरकार की संस्था नहीं है, यानी जिसका गवर्नमेंट से रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कट का निशान लगा दिया, मतलब जो नॉन स्टेट एक्टर्स होता है उसका गवर्नमेंट से सीधा कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली ये देखिए कोई सरकार से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है भारत की जो आम जनता है उसको प्रभावित करती है। अब इसका नॉन स्टेट एक्टर्स का उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे भारत में जितने भी NGO हैं, ठीक है, या जो कॉर्पोरेट कंपनीज का जो एक इंटाइटी होता है, इंटाइटी मतलब उसका एक भाग होता है जो उसके CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करता है। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत मामला आया था, ये टॉपिक में आप पढ़ेंगे। तो ये जो है नॉन स्टेट एक्टर्स, उसमें जो आ जाता है उसमें सारा का सारा NGO आ जाता है, कोई भी संस्था आ जाती है जो भारत की आम जनता को प्रभावित करती है। तो अब इसमें जो सिविल सोसाइटी है भारत की, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स में काउंट होता है, उसको भी गिनती किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। जो बाह्य राज्य हैं उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जो बाह्य राज्य का मतलब हो गया जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे एक म्यांमार है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि बाह्य राज्य की बात कर रहा है, तो बाह्य राज्य में जो है एक हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश भी आ गए। जो बाह्य राज्य के द्वारा भारत में कौन सी आंतरिक सुरक्षा क्या खतरा है, जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट का जो भारत का रीजन है, जो भारत का जो यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट का रीजन आ जाता है, इधर का जो क्षेत्र है, तो इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन में एक तो म्यांमार का बॉर्डर टच होता है, ठीक है, एक जो है चाइना का बॉर्डर टच होता है। तो बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी हुए हैं, यानी जो भी घटनाएं घटी, आतंकी घटनाएं, उसमें वहाँ पर चीन के हथियार भी पाए गए हैं। तो वहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है बाह्य राज्य, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य का चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, तो आप तुरंत इसका उदाहरण देंगे आप, ठीक है, चाइना का उदाहरण देंगे आप, तुरंत म्यांमार का उदाहरण देंगे, एक पाकिस्तान का भी उदाहरण देंगे, ठीक है। तो आपको अलग अलग उदाहरण देना पड़ेगा। नॉन स्टेट एक्टर्स में जो मैंने यहाँ पे बताया, NGO हो गया,
उसके बाद जो है जो सिविल सोसाइटी है भारत की, उसका उदाहरण देंगे। इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। आसान सवाल है, ये भी आसान है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो 20वां और सबसे अंतिम सवाल है कि आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों और अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के उठाए उपायों का विश्लेषण कीजिए। भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इसका ये बहुत आसान सवाल है, ये आप आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो आतंकवाद का जटिलता है, उसके कारण है, संबंध क्या, अप्रिय गठजोड़ हैं, बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जब भी कोई आप आंसर लिखते हैं उसको आप एकदम 2-3 भागों में तुरंत पॉइंट लिख दीजिए। जैसे आप कम से कम 8 पॉइंट लिखिए और पॉइंट का जो है फिर सब पॉइंट बनाइए। जैसे ए हो गया, मान लीजिए एक ये है, बी हो गया या इसका सी हो गया, आप इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पॉलिटिकल हो गया, आप इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, और भी कल्चरल हो गया। ठीक है, और भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जब आंसर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जब आंसर इसको अलग अलग भागों में, जब एक क्लास, तो हम एक लिख के वीडियो यहाँ पे डाल देंगे कि आप आंसर राइटिंग कैसे करें। ठीक है, ये क्विक एनालिसिस था क्वेश्चन पेपर का, ताकि आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और जो बाकी के जो पेपर हैं उसका भी वीडियो जल्द ही डाल देंगे यूट्यूब, अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।